नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी की आप इससे पहले 2 किस्से सुन चुके हैं। अब तीसरी किस्त मुलाहिजा फरमाएं। दूसरे हिले में मैं बड़ी फुर्ती से लेकिन बगैर आवाज पैदा किए होटल की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। सीढ़ियों के खात्मे पर एक तरफ हाल कमरा था जिसकी सीढ़ियों से मुंसलिक हिस्से के बाहर पूरियां तली जा रही थी और शायद सारा मोगा वहीं से पूरियां खरीदने और खाने चला आया था। ऐसे रश और अफरा तफरी के आलम में किसी की नजर मुझ पर ना पड़ी। खुद मैं खामोशी से एक तरफ खिसक गया। बाजार खुल रहा था और लोगों की आमदोरफ्त भी अच्छी खासी शुरू हो चुकी थी। अभी मैं मुश्किल 15-20 गज भी न चल पाया था जब मैंने पुलिस की एक तेज रफ्तार जीप को, जिसके साथ 7-8 आदमी मुसल्ला सिपाही और थानेदार चिमटे हुए थे, करतारपुर होटल की तरफ बढ़ते देखा। होटल के सामने मैंने अपनी आंखों से जीप को रुकते देखा था। सिपाही बड़ी फुर्ती का मुजाहिरा करते हुए नीचे उतरे। आगे का मंजर देखने की बजाय मैं एक नाई की दुकान में जा घुसा। खत्म कर यार इस मुसीबत को। मैंने अपने चेहरे पर उगी हुई छोटी छोटी दाढ़ी की तरफ इशारा किया। जो हुक्म महाराज। नाई ने राम राम कहते हुए मेरी दाढ़ी और मूंछें सफा चट कर डाली। थोड़ी देर बाद मैं एक मुकम्मल ब्राह्मण के रूप में कीमती पोशाक पहने और खासी कीमती गर्म चादर ओढ़े, गले में जैनवा पहने उसी भीड़ में शामिल हो चुका था जो करतारपुर होटल के बाहर पुलिस की बेबसी का इंतजार करने के लिए इकट्ठी हो गई थी। क्या हुआ भाई? मैंने एक तमाशाई से पूछा। लाला जी, जासूस था कोई, भाग गया साला। इतनी पुलिस को जल देकर भाग गया। सब निकम्मे गधे पुलिस में भर्ती हो गए हैं। उसने अकीदत मंदी से दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। हरे ओम हरे ओम कहता हुआ मैं एक तरफ हट गया। पुलिस वालों को जब वो जासूस न मिल सका तो उन्होंने अपना गुस्सा होटल की पूरियों और चाय पर निकाला। जब मैं वहां पहुंचा तो वो लोग नाश्ते से फारिग होकर उस बैरे को धक्के मारते हुए जीप की तरफ ले जा रहे थे जिसे मैं इस्तराहत फरमाने के लिए अपने बिस्तर पर छोड़ आया था। मेरे लारी अड्डे पर पहुंचने से पहले ही मेरी फरार के अफसाने और कारनामे वहां जुबान जदे आम हो चुके थे। पाकिस्तानी घुसपैठियों और कमांडोज की मोगा में मौजूदगी ने कई भारतीयों के चेहरों से खून निचोड़ लिया था। हर शख्स सहमा सहमा और खौफजदा सा दिखाई दे रहा था। अड्डे पर भारतीय पुलिस के मुसल्ला सिपाही गश्त कर रहे थे जैसे उन्हें इस बात का यकीन था कि अभी वो जासूस वापस आकर उनकी खिदमत में अपने आप को पेश कर देगा या फिर वो उसे गिरफ्तार करके रहेंगे। बस का टिकट खरीदने से बस में सवार होने तक हर जगह इस मौजू पर गुफ्तगू से वास्ता पड़ा। मैं दिल ही दिल में उनकी खौफजदगी से लुत्फानंदोज होता, लेकिन अमकानात को मैंने नजरअंदाज नहीं किया। मोगे से मैं लुधियाना जाने वाली बस पर सवार हो गया। लुधियाना तक उसी एक बात का तज़किरा होता रहा। मैंने भी बड़े जोशो खरोश के साथ उसमें हिस्सा लिया। शाम के वक्त बस लुधियाना पहुंची। मैं लारी अड्डे जाने के बजाय, जो कि मॉडल टाउन के नजदीक बना हुआ है, कुछ पीछे ही टेलीग्राफ ऑफिस के नजदीक बस से उतर गया। यहाँ से लुधियाना शहर तक का फासला मैंने जानबूझकर पैदल ही तय किया था। रेलवे के पुल से गुजरते हुए मैंने इर्द गिर्द शहर का नजारा कर लिया और रास्ते में मुख्तलिफ लोगों से इर्द गिर्द के इलाकों के नाम भी पूछता जा रहा था जो बाद में मेरे काम आ सकते थे और जिनके मुतल्लिक मालूमात हासिल करना जरूरी था। वो रात मैंने होटल की बजाय किसी और जगह बसर करने का फैसला किया और वो जगह थी एक आश्रम। आश्रम में मामूली पैसे देकर आपको रात भर के कयाम के लिए एक चारपाई मिल जाती है। अगर मुतलका पंडित को, जो यहाँ का इंचार्ज है, आपने राम कर लिया तो भले मौत तक यहाँ कयाम कीजिए। लुधियाना शहर के इस आश्रम में दाखिल होते ही मेरा वास्ता सबसे पहले पुजारी जी के एक चमचे से पड़ा। राम राम जी, मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा। राम राम, कहाँ जाएंगे? उसने जवाब और सवाल एक साथ दागा। कमरा चाहिए, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। उसने एक नजर भरपूर से मेरा जायजा लिया। गो इस वक्त तक मेरा हुलिया काफी तब्दील हो चुका था, यानी कीमती गर्म चादर की जगह एक आम जर्सी ने ले ली थी और मामूली सा मफरल कानों के गिर्द लिपटा था। लेकिन अब भी मैं अच्छा भला ब्राह्मण नजर आ रहा था। महाराज जी, जगह तो नहीं है। दरअसल माता विष्णु का मेला शुरू होने वाला है, इसलिए लुधियाना में इर्द गिर्द के देहातों से काफी लोग आ रहे हैं। अलबत्ता कोशिश करके कमरा खाली करवा लिया जा सकता है। अगर तुम कोशिश करो, मैं तुम्हारी खिदमत कर दूंगा। मैंने उसका अधूरा फिक्रा मुकम्मल कर दिया। मैं तो खुद ही चाहता था कि वो मुझसे कुछ तलब करे। इस तरह एक तरह से तहफ्फुज का एहसास रहता था और सामान के अलावा उस शख्स का खास ख्याल रखा जाता था। एक दीवार में बनी हुई मुख्तलिफ अलमारियों में से एक में सामान रखकर, जो एक कपड़े के थैले और इसमें जरूरत जिंदगी की कुछ चीजों पर मुश्तमिल था, मैंने ताला लगा दिया और बाहर निकल आया। रात तक मैंने जी भर की आवारागर्दी की। मैं चाहता था कि जिस शहर में कयाम कर रहा हूँ, इसकी गली मुहल्लों से, इसके मकीनों से, अमारात से और वहाँ मौजूद तफरीही मकामात से आगाही हासिल कर लूँ। मोगे से एक पाकिस्तानी जासूस का फरार कोई मामूली बात नहीं थी। रायकोट, मुल्लापुर, जगड़ाऊं और लुधियाना तक के तमाम होटलों पर CID ने कड़ी नजर रखी हुई थी, इसलिए वो रात होटल में बसर करने से परहेज किया।
रात को एक मकामी सिनेमा में फिल्म देखते हुए फिर एक मुसीबत ने आन घेरा। जिस कतार में खड़ा होकर मैं टिकट खरीद रहा था, वहाँ शराब के नशे में धुत एक सिख नौजवान आधम का और ख्वामुखा सबसे उलझने लगा। यहाँ ऐसे वाकयात चूंकि रोजमर्रा का मामूल थे, इसलिए इन लोगों के लिए तो वो कोई परेशानी पैदा न कर सका। अलबत्ता मेरी बात और थी। पहले तो उसने मुझे हुक्म दिया कि उसके लिए जगह खाली कर दूं। मैंने शराफत से जगह छोड़ दी। फिर हुक्म हुआ दोबारा कतार में खड़े हो जाओ। मैं फिर खड़ा हो गया। जब उसे यकीन हो चला कि वास्ता काट के उल्लू से है, तो उसने दस्त दराजी भी शुरू कर दी। मैं खामोश इसलिए था कि नौबत पुलिस तक न पहुंच जाए। दूसरी तरफ हालत ये थी कि वो शराबी अपने काम में मसरूफ था और मैं लोगों के लिए मजाक बना हुआ था। वो सब जोरदार कहकों से उसे दाद दे रहे थे। जब ये मामला देखकर दो पुलिस वाले भी उस तरफ आने लगे तो मेरा माथा ठिनका। मैं कतार से बाहर निकल गया था कि चुपचाप खिसक जाऊं, लेकिन उसने मुझे गिरबान पकड़कर अपनी तरफ खींचा। पुलिस के सिपाही करीब आ गए थे। ये सूरत हाल देखकर मैंने बादल नख्वास्ता उसको दो हाथ जमा दिए। वो लड़खड़ाता हुआ करीबी दीवार से टकराया और लोगों के कहकों की आवाज और बुलंद हो गई। वाह लाला जी, वाह महाराज, कमाल कर दिया। मुझे दाद मिलने लगी क्योंकि किसी हिंदू के हाथों किसी सिख का लुधियाना में पिट जाना यकीनन मौजज़ा ही था। क्या बात है, क्या बात है। सिपाही वहां आधम के। वो 5-10 रुपए का चांस क्यों छोड़ते। चलो थाने। उनमें से एक ने तो इस शराबी सिख को बाजू से पकड़ लिया, जबकि दूसरे ने मेरा बाजू थाम लिया था। मैंने वहां मुज़ाहमत करना मुनासिब न समझा, क्योंकि इतने भरे मजमा से भागने के मौके कम ही मिलते हैं, और चुपचाप उनके साथ सिनेमा से बाहर की तरफ चल दिया। हम लोग सिनेमा से अब कोई 15-20 गज दूर एक सड़क पर आ गए थे, जिससे मुल्हिका आबादी नजर आ रही थी। इसी स्नाह में दूसरे सिपाही ने उस सिख से अपनी दिहाड़ी खड़ी कर ली थी, जबकि मेरे वाला कुछ ज्यादा ही नेक दिखाई दे रहा था। छोड़िए महाराज जी, हम कोई लड़ने झगड़ने वाले लोग हैं। ये तो ख्वामुखा मुझसे लड़ाई मोल ले रहा था। मैंने 10 का एक नोट उसे थमाते हुए कहा, ओए रिश्वत देता है ब्राह्मण की औलाद। उसने मुझे आंखें दिखाते हुए कहा, थोड़ी देर बाद हम थाने में होंगे। बेहतर यही है कि यहाँ ही मामला साफ कर लिया जाए। मैं सोचने लगा यहाँ आमदोरफ्त न होने के बराबर है, और इसके अलावा करीब गली मोहल्लों में भी गायब हुआ जा सकता था। मैंने जानबूझकर अपनी रफ्तार खासी कम कर दी थी। दूसरा सिपाही अब हमसे 8-10 गज आगे बढ़ गया था। तुम्हारी मर्जी, कहते हुए मैंने तेजी से पलटा खाया और मेरे बाएं हाथ की कोहनी उस तेजी के साथ उसकी पसलियों में लगी कि उसने तड़प कर मेरा दायां हाथ छोड़ दिया। इससे पहले कि वो संभल सके, मेरे दूसरे बाजू ने भी यही अमल कर डाला। उसके साथ ही मेरी उसकी कनपटी पर लगने वाली जोरदार लात ने उसे जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। अजियत के मारे उसकी हल्क से ऊंची आवाज भी नहीं निकल रही थी। जब तक उसका साथी उसकी तरफ मुतवज्जा होता, मैं उसकी नजरों से ओझल होकर करीबी मोहल्ले में अंधाधुंध भाग रहा था। शाम के करीबन 7 बजने को थे और अच्छा खासा अंधेरा हो चुका था। करीबी मोहल्ले में घुसते ही मैंने अपनी रफ्तार कम कर दी। मैं तेजी से चलता हुआ दूसरी तरफ बनी सड़क पर पहुंच गया, जहां से एक साइकिल रिक्शा में बैठकर चौड़ा बाजार आ गया। यह बाजार हमारी लाहौर की अनारकली और कराची की ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट जैसा था। रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान से जब मैं थोड़ी देर बाद बाहर निकला तो एक मुअज्जज और पढ़े लिखे हिंदुओं की तरह मैंने सूट पहन रखा था और हाथ में ब्रीफकेस पकड़ा हुआ था। आश्रम में सिवाय एक कपड़े के थैले के, जिसमें एक मैले कुचैले कपड़ों का जोड़ा रखा था, और था ही क्या, अपनी चादर तो मैं साथ ही लेकर आया था। थोड़ी देर तक बाजार में मटर गश्त करने के बाद कुछ और चीजें भी मेरे ब्रीफ केस में मुंतकिल हो चुकी थी, और अब मेरे कदम एक ऐसे होटल की तरफ उठ रहे थे जहां अमूमन शुरफा का कयाम होता है, और ऐसे होटलों पर पुलिस शक करने की जुर्रात कम ही करती है। हैप्पी होम के काउंटर पर मेरा इस्तकबाल एक खूबसूरत लड़की ने किया। उसने पहले से छपा हुआ एक कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया, जिसमें तमाम इंदराज अंग्रेजी में किए गए थे। मैंने अपनी कीमती कलम से बड़े नखूस के साथ उस पर उल्टी सीधी लकीरें खींची और कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने मुस्कुराते हुए बगैर पढ़े उसे रख लिया और एक मुहद्दब बहरा मेरा ब्रीफ केस उठाकर मेरी रहनुमाई करने लगा। लड़की के झुकते हुए आदाब कहने को नजरअंदाज करते हुए मैं 90 तले कदमों के साथ बहरे के पीछे पीछे चल दिया। एक शानदार और सजे सजाए कमरे का दरवाजा खोलकर वो मुअद्दब एक तरफ खड़ा हो गया। एनी मोर सर्विस सर, उसने मुड़ने से पहले पूछा, और इस मजीद खिदमत का मतलब मुझे बखूबी मालूम था। भारत में किसी नौजवान और फिर ऐसे नौजवान से उम्मीद रखना जो इस किस्म के आला होटलों में कयाम करेगा, वो रात किसी साथी के बगैर बसर करेगा, यकीनन मौजज़ा ही था। इसलिए जवाब में जब उसे 10 रुपए का नोट टिप करते हुए मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नो थैंक्स, मैं विष्णु हूँ कहा, तो उसने हैरानगी के साथ मेरी तरफ देखा, फिर वापस मुड़ गया। रात का खाना मैंने अपने कमरे में ही मंगवा लिया था। चूंकि मैं विष्णु था, इसलिए मेरे लिए खाने का मेन्यू भी बगैर मीट वाले खानों का पेश किया गया था। रात 10 बजे तक का वक्त मैंने होटल के डाइनिंग हॉल में गुजारा। मैं ज्यादा शराफत का मुजाहरा करके अपने मुतल्लिक किसी को सोचने का मौका देने के लिए तैयार नहीं था। हर कदम पर एहतियात दरकार थी। अभी मिशन शुरू हुआ नहीं था और पै दर पै मुसीबतें आने लगी थी। मैं चौकन्ना और बेदार था। करीबन 11:30 बजे तक मैं अपने कमरे में लेटा मुतालिया करता रहा। फिर सुबह को पेश आने वाले वाकयात के बारे में सोचता सोचता सो गया।
सुबह मैंने तमाम दरवाजों के पर्दे दोबारा चेक करने के बाद वहीं कमरे में नमाज अदा की और अल्लाह ताला के हजूर अपने मिशन की कामयाबी के लिए दुआ मांगता रहा।